व्हाट इज अ स्टार्टअप, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। एक स्टार्टअप के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, ऑल अबाउट ए स्टार्टअप। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आपको स्टार्टअप के बारे में एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगा, बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप आने वाले टाइम पे कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं आने वाले टाइम पे, तो ये स्टार्टअप की गुत्थी आपको बहुत हेल्प करेगा अपने बिजनेस को शुरू करने में और अपने बिजनेस को एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस में कन्वर्ट करने में। व्हाट इज ए स्टार्टअप? एक स्टार्टअप आखिर है क्या? एक स्टार्टअप एक यंग कंपनी है जो एक या एक से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स द्वारा डेवलप किया जाता है। एक या एक से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स मिलके एक कंपनी को जब शुरू करते हैं तो उसको एक स्टार्टअप बोला जाता है। वो पर्टिकुलर किसी यूनिक प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज में डील करते हैं, उसको डेवलप करते हैं और उसको मार्केट में पब्लिक के लिए अवेलेबल करते हैं। वहाँ पे पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बिजनेस, सोशल मुद्दा और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। इंडिया के जीडीपी में और भी ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, उस सपने को साकार करने के लिए ये सही टाइम है 2020 का, जहाँ पे और भी ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप की शुरुआत होना चाहिए। जितना ज्यादा स्टार्टअप्स का शुरुआत होगा, जितना ज्यादा कंपनीज आगे शुरू होंगे, उतना ही हमारी जीडीपी आगे जाएगा, हमारा भारत और आत्मनिर्भर होगा और हमारे लोगों को और ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। पर दुख की बात ये भी है कि आज भी इंडिया में 95% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप को शुरू करते हैं, कंपनीज को शुरू करते हैं और अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, वो बहुत सारे मिसस्टेप ले लेते हैं और सही टाइम पे कभी कभी वो डिसीजंस नहीं ले पाते, सही तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाते, सिचुएशंस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते और जिसके वजह से स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। स्टार्टअप्स को वाइंड अप करना पड़ता है 6 मंथ या 1 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर ही। ऐसे तो बिजनेस की फेलियर का या स्टार्टअप के फेलियर के बहुत सारे रीजन रहते हैं, पर अगर हम हर एक चीज को, हर एक सिचुएशन को, हर एक एंटरप्रेन्योर बारीकी से देखें, हर एक कदम वो फूक कर ले, हर एक चीजों को वो अच्छी तरह से एनालाइज करे, उसके बाद ही कोई इम्प्लीमेंटेशन करे, अपने प्लान्स को बार बार अच्छी तरह से एनालाइज करे, तो वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस के रूप में पूरे इंडिया के सामने वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो अपने दौर में बहुत सारी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया था, बट आज के दौर में 2020 में वो एक सक्सेसफुल बिजनेस के रूप में इंडिया के सामने, इंडियन पब्लिक के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए हैं और आज के दौर पे वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने बहुत सारे हैं, जैसे स्विगी, नाइका, फ्लिपकार्ट, बायजूस, पेटीएम। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अपने मुश्किल दौर से गुजरकर आज अपने मार्केट वैल्यू को अच्छा बना पाए, अपना एक ब्रांड वैल्यू उन्होंने क्रिएट किया है और आज के दौर में वो अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। स्टार्टअप में फेलियर का रेट ज्यादा होने के कारण, फेलियर की परसेंटेज ज्यादा होने के कारण आज भी इंडिया के पेरेंट्स अपने बच्चों को बिजनेस के लिए बिल्कुल भी पुश नहीं करते। उल्टा अगर कोई बच्चा बिजनेस करना चाहता है तो उसको बिजनेस में जाने नहीं देते, उसको जॉब के लिए पुश करते हैं। उसको बचपन से उसके ब्रेन में उस तरह से माइंडसेट करते हैं कि वो सिर्फ जॉब के लिए सोचे, जॉब की तैयारी करे, ना कि बिजनेस के रिस्क ले। अगर हम अपनी चीजों को अच्छी तरह से देखते हैं, जो लोग, जो एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस के अंदर, अपने स्टार्टअप के अंदर हर चीज को बारीकी से देखेंगे, तभी ये जो बिजनेस की फेलियर के रेट है ये कम होगा और जब परसेंटेज कम होगा तो और भी ज्यादा से ज्यादा लोग एनकरेज होंगे, अपने लाइफ में मोटिवेट होंगे और वो भी बिजनेस के फील्ड में आने की कोशिश करेंगे। स्टार्टअप के बंद होने के पीछे, वाइंड अप होने के पीछे कुछ कॉमन गलतियां रहता है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स रहते हैं। अगर हम हर एक एंटरप्रेन्योर उन कॉमन गलतियों को ना दोहराए तो हमारी जो बिजनेस की रेट है, बिजनेस की फेलियर की रेट है जो बहुत ज्यादा है, 95% है स्टार्टअप की फेलियर की रेट, उस रेट को, उस परसेंटेज को हम कम कर सकते हैं और ये पॉसिबल है। हर एक एंटरप्रेन्योर को
इस चीज का ध्यान देना चाहिए। आज के दौर में कुछ भी बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई भी एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कौन से कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कौन से कैटेगरी में हो सकता है, अगर आप किसी स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मेरी कंपनी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा। उस लिंक के थ्रू जाइए और उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, एनालाइज करिए। और अगर आपको अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करना है, कोई स्टार्टअप करना है, तो उस वीडियो के जरिए आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से कैटेगरी में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है। स्टार्टअप्स को जो स्टार्ट करते हैं उनको एंटरप्रेन्योर्स बोला जाता है, उनको एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, ये तो हम जानते हैं। अभी हम जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सेकंड, IDE, इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप भी वैल्यूएबल होते हैं, किसी का वैल्यू कम या किसी का वैल्यू ज्यादा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं SME की। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मतलब SME रेवेन्यू फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब एक छोटा सा बिजनेस शुरू होता है या कोई फैक्ट्री शुरू होता है या कोई छोटा मोटा जो फैक्ट्री यूनिट शुरू होता है जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की डीलिंग होता है, कुछ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहाँ पे रेवेन्यू पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि वहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहा है या जो सर्विसेज की जो डीलिंग शुरू हो रही है, उन सर्विसेज के थ्रू कितना रेवेन्यू हम बना सकते हैं, कितना प्रॉफिट वहाँ से जनरेट हो सकता है। ना कि वहाँ पे फंडिंग में ध्यान दिया जाता है या तो वहाँ पे वेंचर कैपिटल में ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे ये सारी चीजों में ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं होता है। वहाँ पे फंडिंग अगर लिमिटेड भी हो तब भी काम चलता है। IDE मतलब इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप में आपको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग में ध्यान देना होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा वेंचर कैपिटल में ध्यान देना होगा और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजों में ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है IDE के लिए। इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारा पैसा इनिशियली बर्न करना पड़ता है, बहुत सारे पैसों को लगाना पड़ता है इनिशियल लेवल पे ताकि मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो इनोवेशन मार्केट में रिलीज होने जा रहा है, उसकी जो मार्केट में वैल्यू क्रिएट हो, उसकी मार्केट में एक डिमांड क्रिएट हो। इनिशियल लेवल पे इस तरह से मार्केट में पैसे को बर्न करना इसमें गलत नहीं है IDE में, क्योंकि अगर मार्केट में कुछ नया चीज आ रहा है, लोगों के सोच से परे, लोगों के सोच से अलग कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज आ रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए मार्केट में उस चीज को लोगों को बिलीव सिस्टम में उसको सेट करने के लिए इनिशियल लेवल में पैसा बर्न करना बहुत जरूरी होता है। मार्केट में अपने कंपटीटर को डिसरप्ट करने के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप पैसों से अगर मार्केट की रिकॉल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज के बारे में, तो आप अपने कंपटीटर को पछाड़ सकते हैं मार्केट में। इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इलॉन मस्क, जिनको हम उनकी टेस्ला कंपनी के थ्रू जानते हैं, उन्होंने अपने कंपनी के अंदर सेल्फ ड्राइविंग फुल्ली इलेक्ट्रिक कार का इनोवेशन किया। इस इनोवेशन के थ्रू उन्होंने मार्केट को पूरा उथल पुथल कर दिया, पर अपने इस इनोवेशन को अच्छी तरह से एक्यूरेटली मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लिए उनको बहुत सारी फंडिंग की जरूरत थी, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग की उनको जरूरत पड़ी, जिसके वजह से उन्होंने USA गवर्नमेंट से लोन की मांग की। USA गवर्नमेंट ने उनकी इनोवेशन को देखते हुए, उनकी यूनिक सोच को देखते हुए और ये चीज पब्लिक के लिए अच्छा होगा, मददगार होगा, ये बात को सोचते हुए उनको ह्यूज अमाउंट की लोन दी और उन्होंने टैक्स के साथ पूरे लोन अमाउंट को वापस भी किया। अपने सेल्फ ड्राइविंग फुल्ली इलेक्ट्रिक कार के मॉडल को अप्रूवल तक लेके जाने तक उनको बहुत सारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। बहुत सारे बड़े बड़े कार कंपनीज के लोगों ने, उनके ओनर्स ने इलॉन मस्क को बहुत सारा डिमोटिवेट किया। उन्होंने इस तरह से बोला कि ये कार का मॉडल नहीं चलेगा, मार्केट को इसकी नीड नहीं है, ये सारा चीज बेकार है, ये सारी चीजों को बोल बोल के उनको बहुत सारी चीजों में डिमोटिवेट किया। फिर भी वो अपने प्रोजेक्ट में लगे रहे, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, अपने प्रोजेक्ट को बीच में कभी रोका नहीं। उन्होंने ये प्रोडक्ट को सही टाइम पे अच्छी तरह से मार्केट में एग्जीक्यूट किया और मार्केट को और पब्लिक को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, उनको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया।
अपने काम के जरिए, अपने इनोवेशन के जरिए टेस्ला आज वर्ल्ड का एक बहुत ही वैल्यूएबल कार कंपनी है। तो अगर आपका इनोवेशन अच्छा है, यूनिक है, आपकी आइडियाज यूनिक है, तो वहाँ पे रास्तों में आपको कांटे बहुत मिलेंगे, बहुत सारी तकलीफों का आपको सामना करना पड़ेगा। बट जब आपका प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज मार्केट में आएगा, तो अगर ये प्रोडक्ट या सर्विस पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो आपको वाहवाही भी बहुत मिलेगा। इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम किसी इंडियन कंपनी का एग्जांपल लें, तो हम रिलायंस इंडस्ट्री के जियो कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। जियो कॉन्सेप्ट इसका जीता जाता एग्जांपल है, जहाँ पे इनिशियल लेवल पे जियो ने मार्केट में बहुत सारा पैसा बर्न किया, लोगों को फ्री में डाटा सर्विसेज दिया, उस तरह से उनको अच्छी तरह से सर्विस दिया, और जब लोगों को एक बार सर्विस पसंद आया उनका, तब उन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू किया। तो इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप में तकलीफ बहुत है और इसमें पैसा भी बहुत लगता है। तो इस कॉन्सेप्ट में वही लोग भाग ले सकते हैं जिनके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है, ज्यादा से ज्यादा वो रिस्क ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इनिशियल लेवल पे पैसे को बर्न कर सकते हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो ग्रोथ है वो बहुत लीनियर रहता है, एक ही तरीके से वो धीरे धीरे ग्रोथ होता रहता है। वहीं पे अगर हम आईडीई की बात करें, इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप के अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो ग्रोथ है वो जे कर्व की तरह रहता है। इनिशियल लेवल पे बहुत सारा पैसा बर्न होता है और मार्केट में पैसा लगाना पड़ता है, ताकि लोगों को प्रोडक्ट या सर्विसेज की अच्छे से नॉलेज हो और बाद में वो रिपीट कस्टमर बने। इस वजह से मार्केट में पैसा बर्न करना पड़ता है, और जिस वजह से जो ग्रोथ कर्व है वो थोड़ा नीचे जाता है और फिर वो अचानक से ऊपर जाता है और जे कर्व लेके वो पूरी तरह से ऊपर उठ जाता है। तो इस तरह से जो एक अचानक से एक ग्रोथ लेवल आता है, वो परसेंटेज बहुत बड़ा रहता है। इसलिए आईडीई में, इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप में जो ग्रोथ है और जो प्रॉफिट है वो अचानक से बहुत ज्यादा होता है। अचानक से जो प्रॉफिट आता है, जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो ह्यूज अमाउंट रहता है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में जबकि ग्रोथ लेवल कम रहता है, ग्रोथ रेट कम रहता है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम होने की वजह से इस लेवल पे, इस कैटेगरी में जो जॉब क्रिएशन है वो भी, नंबर ऑफ जॉब क्रिएशन कम होता है। वहीं पे अगर हम आईडीई की बात करें, इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप में, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रेट रहता है, अचानक से जे कर्व आता है जिस वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्रॉफिट रेट और प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाता है और ह्यूज अमाउंट का प्रॉफिट होता है, तो वहाँ पे बिजनेस एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है। और बिजनेस एक्सपेंशन मतलब नंबर ऑफ जॉब्स ज्यादा क्रिएट होता है और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस तरह से इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप रिस्की तो है, वहाँ पे बहुत सारे कैपिटल का, फंडिंग का जरूरत तो पड़ता है, फंडिंग में ज्यादा ध्यान तो देना पड़ता है, बट उसके वजह से जो हमारी मैनकाइंड है, जो हमारे सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग हैं जो रोजगार चाहते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। तो एसएमई और आईडीई दोनों कैटेगरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी अपने आप में वैल्यूएबल है, किसी की वैल्यू कम या किसी की वैल्यू ज्यादा नहीं है। तो अगर हम एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो हम कोई भी एक कैटेगरी में अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। हम एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में भी शुरू कर सकते हैं, या तो आईडीई। अगर हम बड़ा गेम करना चाहते हैं, तो हम इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप में भी अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपके पास कोई सुझाव है, किसी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।